लास्ट टाइम क्या किया था हमने, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है ना, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन देखा था, और ये सही में यही देखा था ना, और क्या करा? हाँ, स्टेट फंक्शन देखा था। अच्छा, वो हो गया था पूरा? अच्छा, सो आज हम करेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, है ना, क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं बोलो? दो टाइप की। कौन की? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी पे, मैटर की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि साइज, ठीक। और ये किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिव डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी और मैटर से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है, मतलब यू कैन ऐड टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू गेट अनदर एक्सटेंसिव, है ना, बट यू कैन डू दैट विद द, यू कैन नॉट डू दैट विद द इंटेंसिव, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है एक्सटेंसिव का? देखो एक दो चीजें और बता देता हूँ, यहाँ पे बीच में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, है ना, इज ऑलवेज इंटेंसिव, इज ऑलवेज इंटेंसिव, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा? हमेशा इंटेंसिव। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मास है, क्या है बताओ? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। पर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी, जो कि कहाँ लिखा है? इंटेंसिव, है ना। मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है और इनका जब रेशियो लिया तो क्या मिला? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास और वॉल्यूम क्यों एक्सटेंसिव है? जैसे ये रूम है, मान लो ये एक रूम है, इसको मैंने बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया, है ना। तो बताओ, अभी पहले वॉल्यूम था 100 ml, अभी वॉल्यूम कितना हो गया इसका? 50 ml हो गया, और इसका कितना हो गया? 50 ml। यानी कि जब भी हम डायमेंशन में चेंज कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, कुछ भी साइज में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो दूसरी वैल्यूज आ रही है ना, वैल्यूज बदल रही है, तो ऐसी चीजों को आप बोल देते हैं एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया ना, स्पेस कम कर दिया, क्वांटिटी कम हो गई, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी यही सेम चीज इसमें बात करूं, जैसे डेंसिटी की, तो इसकी अगर मैं बोलूं इसकी जो डेंसिटी है और इसकी जो डेंसिटी है, क्या वो कभी सेम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्यों? ये 100 बाय मास मान लो 100 है, वॉल्यूम 20 है ना, और मान लो यहाँ पे मास है 1000 और वॉल्यूम कितना है? 200, तो रेशियो तो सेम ही रहा ना, कितना आ गया? 5, और ये भी क्या आ गया? 5। सो डेंसिटी तो सेम ही रही, चाहे इतने टुकड़े की लो चाहे इतने टुकड़े, तो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है बट डेंसिटी नहीं। जैसे मान लो अगर मैं इस कमरे को बीच से ऐसे काट दूं, है ना, तो बताओ इस पार्ट की डेंसिटी कितनी होगी? 5, और इसकी भी क्या होगी? 5 ही होगी, चेंज नहीं होगी डेंसिटी, है ना। तो ये मतलब है, डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे प्रेशर है ना, प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? अब देखो इधर देखो, फोर्स क्या है? एक्सटेंसिव। एरिया क्या है? एक्सटेंसिव। बट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया? इंटेंसिव, है ना। तो ये सारे एग्जांपल मैंने लिख रखे, जैसे ये देखो हीट कैपेसिटी, ये क्या है? हीट कैपेसिटी सी, और ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। अंतर देख रहे हो? ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर, तो ये इंटेंसिव है, पर ये क्या है? एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, और ये दोनों क्या है? एक्सटेंसिव है, तो ये इंटेंसिव हो गया। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी पर मोल, है ना, और मोल क्या है? और मास और मोल क्या है? एक्सटेंसिव, और हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आपको याद करना है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना पानी लो, है ना, चाहे इतना पानी लो, है ना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? सेम ही आएगा, 100 पे ही बॉइल करेगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। देखो यहाँ पे अंतर है, यहाँ G लिखा है, वहाँ GM लिखा है, U लिखा है, UM लिखा है ना, H लिखा है, HM लिखा है। जब भी कुछ जब भी मोलर वर्ड आ जाता है, मोलर मतलब पर मोल, है ना, तब वो चीज इंटेंसिव हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज डिवाइड बाय m मोल करोगे ना फिर, तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? हीट कैपेसिटी पर मोल, ये क्या हो गया?
एंट्रोपी पर मोल एंड सो ऑन, गिव्स यू एनर्जी पर मोल। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इंटेंसिव। सो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में मैंने बता दिया, और एक्सटेंसिव इज एडिटिव और इंटेंसिव इज नॉन एडिटिव, और दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का रेशियो इंटेंसिव होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, सारे एग्जांपल नोट कर लेना। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सम थर्ड बॉडी देन दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब सिस्टम के टर्म में समझो, एक कोई सिस्टम है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है सी के साथ, देन क्या बोल रहा है, ए विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, है ना। इट्स जस्ट लाइक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन मैथ्स, है ना। मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती है ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी, ये वैसे ही मिलता जुलता है उसी से, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा बात कर रहे हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना। होमवर्क लिखो, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है वो पता करके आओगे। ऑन व्हाट कंडीशन डज थर्मल इक्विलिब्रियम अकर, ठीक है, एट व्हाट कंडीशंस थर्मल इक्विलिब्रियम अकर्स, ये पता करके आना, ठीक है। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये पता करके आओ, किस तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, पता करके आना, ठीक है। अब ये देखो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, ठीक है। सो अगर ए सिस्टम बी सिस्टम के साथ क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, है ना, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, देन ए विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम विद सी। और ये इसका एग्जांपल जो आपको मिलता है थर्मोस्टेट, जो आपके बेडरूम में जो थर्मोस्टेट होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे होता है, किसके साथ, बेडरूम के एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि बेडरूम का टेम्परेचर कितना है 67 डिग्री फ़ारेनहाइट जनरली, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री के आसपास, 19.44 डिग्री होता है वो, जो कि आज जनरली रहता है ना रूम का विंटर्स में। अरे मतलब यहाँ वाली ठंडी नहीं बात कर रही, यहाँ वाली तो, ठीक है। सो थर्मोस्टेट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद योर बेडरूम, ठीक है, वहां का टेम्परेचर इतना, यानी कि इन दोनों में क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना। थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कि नहीं, कि बढ़ा देता है, मेंटेन रखता है ना, तो इक्विलिब्रियम पे रख रहा है ना, वही कह रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम पे रख रहा है, ठीक है। सो अगर ए बी को थर्मल इक्विलिब्रियम पे रख रहा है, बी सी को थर्मल इक्विलिब्रियम पे रख रहा है, तो ए भी सी को थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही रखेगा, ठीक है। So here and this law provides an independent definition of temperature without reference to entropy. ये वही टेम्परेचर की डेफिनेशन दे रहा है विदाउट रेफरेंस टू एंट्रोपी, एंट्रोपी हम आगे पढ़ लेंगे तो वो देख लेंगे क्या है, ठीक है। अभी इतना इंपॉर्टेंट है इसका क्या, बस डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, करें आगे, ये मिटा दें। तो आप लेके आओ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, बात नहीं कर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस,
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं प्रोसेस? पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हो रहा हो थ्रू आउट, है ना, प्रोसेस विच अकर्स एट या कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर throughout the process, यानी कि जब प्रोसेस चालू हुआ और एंड तक सेम टेम्परेचर मेंटेन करना है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक, तो थ्रू आउट टेम्परेचर तुम्हें सेम रखना है। ये नहीं कि तुम यहाँ से यहाँ अलग टेम्परेचर रख रहे हो और यहाँ से यहाँ अलग रख रहे हो, यहाँ से अलग रख रहे हो, ऐसा नहीं, थ्रू आउट तुमको सेम रखना है टेम्परेचर। तो यानी कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये इतना छोटा सा जो चेंज है टेम्परेचर में वो भी क्या हो, जीरो। और जो बड़ा चेंज है यहाँ से मान लो यहाँ तक का, यानी कि डेल्टा टी, बड़ा चेंज क्या होता है, डेल्टा टी, ये भी जीरो है ना। जब आप इंटीग्रेट करते हो dt को तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी लिखते हैं। तो वही क्या है, छोटा चेंज भी क्या हो, जीरो हो, और बड़ा चेंज भी क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक कोई भी चलेगा, दोनों, है ना। सो बोथ कंडीशंस हैव टू बी ट्रू, और ये IIT JEE में पूछा गया था, both conditions have to be। मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, if dt is not zero, है ना, and delta t is zero, है ना, is it an isothermal process? Is it an isothermal process? बोलो, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें dt जीरो नहीं है बट डेल्टा t क्या है, जीरो, मतलब ओवरऑल जो है चेंज क्या है, जीरो। तो क्या आप बोलेंगे वो आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, dt भी जीरो हो और डेल्टा t भी जीरो, ठीक, तो याद ये बता दिया। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, कोर मतलब वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब सेम वॉल्यूम थ्रू आउट, समझ रहे हो, सेम वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो dV या डेल्टा V क्या होगा, जीरो, ठीक, क्या हुआ। और अगर डेल्टा V जीरो होता है तो जनरली आइडियल गैस के द्वारा वर्क डन कितनी होती है, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो, क्यों? क्योंकि डेल्टा V जीरो हमने बताया था, W क्या होता है, P डेल्टा V मैग्नीट्यूड वाइज होता है, तो डेल्टा V जीरो तो वर्क डन भी जीरो यहाँ पे, ठीक है। थर्ड, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब बार मतलब प्रेशर की यूनिट होती है ना, तो सेम प्रेशर थ्रू आउट, same pressure throughout the process, then the process is isobaric, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो dp क्या हो गया, जीरो, और डेल्टा p भी क्या लेंगे, जीरो, है ना, क्लियर। फोर्थ, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सब हम आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, याद रखना, ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आइडियल गैस, रियल गैस की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ, dq क्या होना चाहिए, जीरो, और इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या होता है, डेल्टा q, नहीं, मैंने बताया था q इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, q इज अ पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन होता तब डेल्टा लगता, तो डेल्टा नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं, q लिख देते हैं ना, सिंपली, याद रखना। तो ये जो है इंटीग्रेशन dq q, ये जीरो होना चाहिए, यानी कि दो कंडीशंस क्या है यहाँ पे, डेल्टा q नहीं है, q है, एंड dq दोनों जीरो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब प्रोसेस सेम क्या, या नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना, ऑफ हीट एनर्जी, तो हम बोलेंगे क्या, ऐसा प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक, जहां पे कोई एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी नहीं है, ठीक है ना।
तो नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। छोड़ो अच्छे से करो। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस फिफ्थ प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ये कलेक्शन होता है एक से ज्यादा प्रोसेस का। मान लो यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, है ना, फिर यहाँ से आ गए और वापस आ गए, तो ये कैसा प्रोसेस बोला जाएगा? साइक्लिक। क्योंकि यहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गए? बराबर। इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट, तो हम बोल देंगे वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन कोई भी होगा वो जीरो होगा, डेल्टा, है ना। आइडियल गैस की बात हो रही है, ठीक है ना। जितनी हम बातें कर रहे हैं सब आइडियल के लिए बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? हाँ ठीक है ये देखो, एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है, उस पर पिस्टन लगा और यहाँ अंदर क्या है? गैस रखी है, ठीक है। सुनना आप ध्यान से। तो गैस का खुद का कोई प्रेशर होगा ना, इंटरनल प्रेशर, और बाहर का प्रेशर जो पड़ रहा होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ ना, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर जब इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो ऐसे रुका हुआ था। अब आपने क्या किया? एक छोटा सा स्टोन ला के रख दिया, ठीक है, एक वेट रखा, तो क्या हुआ? वो आगे जाएगा, आगे जाएगा, लेकिन फिर ये अंदर गैस का प्रेशर भी उसको इक्विलिब्रियम पे लाना चाहेगा कि नहीं? फिर वो वापस चला जाएगा, है ना, थोड़ा सा। फिर आपने एक एक करके, मतलब आप एक एक करके डाल रहे हो पेबल, छोटे छोटे स्टोन्स डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। एक तो बहुत स्लो प्रोसेस है वो, यहाँ से यहाँ अगर इसको दबाने में चाह रहे हो तो बार बार क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा है वो, है ना, है ना। और इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो क्या होगा? क्या वो कभी कंप्लीशन रीच करेगा? कभी कभी कंप्लीट होगा क्या वो जल्दी? नहीं ना। सो इट अकर्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो हम बोल देते हैं कभी कंप्लीट नहीं हो रहा ये प्रोसेस, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस। और हाइपोथेटिकल, असली रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, लेकिन, है ना, कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंप्लीट तो करोगे ना, हाँ कि कर तो ये देखो, and it is infinitesimally small, there is infinitesimally small difference between the two state। मतलब जब ये हल्का सा आगे बढ़ा है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आया है ना प्रेशर में। यहाँ जो चेंज इन प्रेशर आया होगा वो अप्रोक्सीमेटली जीरो रहा होगा, समझ रहे हो? चेंज इन प्रेशर बहुत ही नेग्लिजिबल आया होगा यहाँ पे, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल प्रेशर क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल प्रेशर बार बार वेरी कर रहा है ना जनरली, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। देखो जैसे अब आप इसका देखो, इरिवर्सिबल देखो, इरिवर्सिबल में क्या होता है? आपने सडनली ढेर सारे ब्रिक्स ला कर रख दिए ना एक ही बार में, एक ही टाइम में, तो क्या होगा? तुरंत दब जाएगा ये, तो कंप्लीट हो गया, कंप्रेशन कंप्लीट हो गई कि नहीं? तो ये सडन और रैपिड, जब भी वर्ड आए सडन, रैपिड या एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो ये ऐसे प्रोसेसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। क्या होते हैं? ये इन टर्म्स को याद रखना, ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ये नहीं बोलते इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बोलेंगे फॉर अ प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसे करके। या देयर वाज अ सडन चेंज, है ना, इन सम कॉन्फ़िगरेशन, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाएगा, ठीक है। और लार्ज डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर में जो चेंज होता है वो क्या होता है? क्या होता है? लार्ज होता है ना, वेरी हाई। ये जो चेंज, ये जो है बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और रियल और प्रैक्टिकल, एक्चुअली में जितने प्रोसेस हैं वो कैसे हैं? इरिवर्सिबल, है ना। रियल लाइफ में जो हमारे लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्या है? इरिवर्सिबल। अकर्स इन, ये तो बता ही चुके हैं। अच्छा, इसके लिए ग्राफ की बात अभी हम बाद में करेंगे। ग्राफ इसका आसानी से प्लॉट हो जाता है, इसका ग्राफ प्लॉट नहीं होता है, ठीक है, देखेंगे। और भी बहुत सी बातें वो हम लोग आगे ग्राफिकली जब समझेंगे तब करेंगे, वर्क डन के बारे में, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन, तब हम और भी डिटेल में जाएंगे। अभी हम इसको बस इतना ही जानते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं। इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, तो ये नोट कर लो।
प्रोसेस दिया है, बताओ ये रिवर्सिबल है कि नहीं है? रिवर्सिबल है, ग्राफ प्लॉट कर दिया ना इसका, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में बोल रहे हैं लेट ए बी सी डी ए, मतलब ए बी सी डी ए वापस, मतलब ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस भी तो है ना, और ये आइडियल गैस का है कोई सिस्टम, उसका साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ए से स्टार्ट हुआ वापस ए पे पहुंच गया। बोल रहे हैं फॉर डी टू ए प्रोसेस, मतलब डी टू ए कौन सा पाथ हो गया, ये वाला हो गया ना, ये लाइन जो है ये डी टू ए है। बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या कूलिंग हो रही है या हीटिंग हो रही है या कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। तो ग्राफ दिया हुआ है, बोला है कि डी टू ए प्रोसेस जो हो रहा है, जब डी से ए जा रहे हैं तो क्या कूलिंग हो रही है, सिस्टम का टेम्परेचर घट रहा है या सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यही तो पूछ रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमें पता है क्या पीवी, ये छोड़ो, हमें पता है, बताओ यहाँ पे वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, ए टू बी कैसा प्रोसेस है बताओ, आइसोबारिक है कि नहीं, बताओ बी टू सी कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस है। बताओ सी टू डी कैसा है और डी टू ए कैसा है, सी टू डी फिर से क्या हो गया, आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, आइसोबारिक, और डी टू ए कैसा हो गया, आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना। तो यानी कि आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। अब सुनो, ठीक है, तो डी से जब ए जा रहे हैं, अब बताओ आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस की, आइडियल गैस में पीवी क्या होता है, एनआरटी, आईएनआर, ठीक है। बताओ वॉल्यूम, मोल्स तो कांस्टेंट होंगे उस सिस्टम में गैस के, आर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी तुमने कांस्टेंट देख लिया है, डी से ए जाने, हम ये सब जिसकी बात कर रहे हैं डी से ए की बात कर रहे हैं, डी से ए में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या कांस्टेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना डी से ए में, तो वॉल्यूम भी हमने कांस्टेंट कर लिया। देयरफॉर पी किस पे डिपेंड कर रहा है, डी से ए के सिस्टम में, डी से ए जब जा रहा है तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेंपरेचर पे। बताओ डी से ए जाने में प्रेशर घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो डी से ए जाने में प्रेशर घट रहा है, देयरफॉर टेंपरेचर भी क्या होगा, यानी कि कूलिंग हो रही है हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है ना, सो सिस्टम इज गेटिंग कूल्ड। तो ये आंसर हो गया, क्लियर हुआ, ये आईटी जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक, नोट करो। ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, है ना।